नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम सालों से कई अहम जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। किसान भाइयों बहनों, आज है 22 मार्च यानी कि आज है विश्व जल दिवस और इसी उपलक्ष्य पर खास बातचीत की है दूरदर्शन किसान से IRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के हमारे इस खास मौके पर, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों श्रोताओं को विश्व जल दिवस की बधाई देता हूं। विश्व जल दिवस की सबसे पहले शुरुआत 22 मार्च 1993 को की गई थी, जब पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से हम कृषि में या अन्यत्र जहाँ पर भी हम पानी का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम पानी का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल हम संचित कर सकें, ताकि सीमित संसाधन है जल और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है विशेष रूप से कृषि में, इसका हम सही ढंग से उपयोग कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं 1970 तक जो है ट्यूबवेल, डीप बोरवेल बहुत ज़्यादा नहीं बने थे। और उस समय अगर हम पंजाब राज्य की बात करें, जहाँ पर एक बहुत विकट समस्या के रूप में ज़मीनी स्तर नीचे भागता जा रहा है, तो जल स्तर 1970 के दशक में करीब 4 से लेकर के 10 मीटर के आसपास था, जो कि अब इस समय 2022 की अगर हम बात करें तो ये करीब 25 से लेकर के 35 मीटर नीचे जा चुका है, जो एक खतरे की घंटी है। कारण इसका ये भी रहा है कि हम भूजल स्तर का बहुत ज़्यादा दोहन करते रहे, खासकर सघन कृषि प्रणाली में, और खासकर धान की खेती जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में शुरू हुई, तो ट्यूबवेल के द्वारा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। और उसी तरह से नहरी सिंचाई जो होती है, वहाँ पर भी जल का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है किस प्रकार से हम जल का अच्छी तरह से और सीमित उपयोग कर सकें। और इस दिशा में पूसा संस्थान में बहुत सारे आयाम हैं जिनके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत सारी तकनीकियों को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अगर हम फसलों की विभिन्न प्रजातियों की बात करें तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है किस प्रकार से हम कम अवधि की फसलें विकसित करें, जो कि पकने में अगर समय कम लेती हैं फसलें तो उनमें सिंचाई की संख्या कम हो जाती है। अगर 1 महीने हम ड्यूरेशन घटाते हैं किसी फसल का, जैसे धान का विशेष रूप से, तो उसमें 6 से 7 सिंचाई जो है कम लगती है। उसी तरह से खेती की पद्धतियों में अगर सुधार करें और सिंचाई की पद्धतियों में सुधार करें, खासकर जैसे धान को अगर हम रोपाई विधि से जब खेती करते हैं तो 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 से लेकर 4000 लीटर पानी लगता है। अगर हम धान की खेती सीधी बिजाई के द्वारा करें, डायरेक्ट सीडेड राइस विधि से करें, तो इसमें करीब 35% के आसपास जल की बचत होती है। इस दिशा में संस्थान महत्वपूर्ण शोध कर रहा है और पिछले वर्ष हम लोगों ने 2 किस्में निकाली हैं जो विशेष रूप से खरपतवार नाशी दवाओं के प्रतिरोधी क्षमता रखती हैं। और अगर हम धान की जब सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। इन किस्मों के प्रयोग से हम खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करके खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सिंचाई की पद्धतियों की बात करें तो उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इनके प्रयोग से 40 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये संदेश रहता है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हम हर बूंद पानी जो है उसकी महत्ता को समझें, उसके महत्व को समझें और उसका समुचित उपयोग करके अधिक उत्पादन ले सकें। आप जानते हैं कि उन राज्यों में जहाँ पर पानी की कमी रही है वहाँ पर लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत सचेत और बहुत पहले हो गए। अगर गुजरात की बात करें खासकर जो है, वहाँ पर जो आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं उनमें जितना विकास हुआ है और उसकी तुलना में अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत में आते हैं, पंजाब हरियाणा में, तो ड्रिप इरिगेशन में, सब सरफेस ड्रिप में, स्प्रिंकलर में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त पानी उपलब्ध है, इसलिए लोग इसकी महत्ता नहीं समझते हैं। लेकिन जिस तरह से पानी घटता जा रहा है उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके प्रति सचेत हों। और इसके साथ साथ जो बहुत अपशिष्ट जल होता है
जो वेस्ट वाटर आता है उसका भी ट्रीटमेंट करके उसका हम खेती में पुनर्उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि हम सभी जल का संरक्षण करें और इसी दिशा में अहम संदेश दे रहे हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा के परियोजना निदेशक प्रोफेसर मान सिंह। आइए क्या कुछ खास जानकारी उन्होंने दी है, दिखाते हैं आपको। 2019 में वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसलिए किया कि सरकार ने ऐसा महसूस किया कि इस देश में जल की समस्या जो है भावी समय में और विकराल रूप ले सकती है, इसलिए ये काम किया गया। जल शक्ति अभियान चलाया गया है। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। उसमें पर्याप्त वित्त संसाधन जुटाए गए हैं, उसके प्रावधान किए गए हैं। जमीनी स्तर पर बहुत ढेर सारे काम किए जा रहे हैं। उद्देश्य उसका बस इतना ही है कि जो विगत 100 वर्षों में असंख्य नलकूपों के माध्यम से भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, उसके फलस्वरूप कई नदियां स्वतः सूख गई हैं या कई सूखने की कगार पे आ गई हैं। तो इन अभियानों के माध्यम से जल का संभरण, भूजल का रिचार्ज बढ़ाया जाएगा। वाटरशेड मैनेजमेंट के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र सरकार की तमाम राज्य सरकारें भरपूर मदद कर रही हैं। इससे ये उम्मीद की जाती है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर डिपॉजिट बढ़ेगा। उसके बढ़ने से भूजल स्तर ऊपर आएगा और तमाम नदियां धीरे धीरे जीवित हो जाएंगी, जिससे जो आने वाला जल संकट है उसमें कमी लाई जा सकेगी। गेहूं की खेती की बात करें तो हमारे देश में लगभग हर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ अब लोग केवल गेहूं का ही सेवन नहीं करते बल्कि इसके प्रसंस्कृत उत्पादों को भी अपना रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे किसान अपने जो कदम हैं इस ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अच्छी आमदनी उन्हें मिल सकती है। आइए इसी संदर्भ में जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। सन 1960 के दौरान हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित होने के कारण विश्व का लगभग 36% गेहूं एशिया में होने लगा। लगभग 10 सालों से भारत का गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में 19.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई होती है। सन 2006-07 के दौरान 75.81 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2011-12 में 94.88 मिलियन टन हो गया, जो विश्व उत्पादन का 13.53% हिस्सा रहा। गेहूं उत्पादन देशों में पहला स्थान चीन का है, जो सन 2011-12 में 1,17,400 मीट्रिक टन रहा। वहीं भारत में गेहूं का उत्पादन 94,870 मीट्रिक टन, रूस में 56,240 मीट्रिक टन और अमेरिका में 54,413 मीट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया में 29,923 मीट्रिक टन और कनाडा में 25,288। कुल मिलाकर पूरे विश्व में गेहूं का उत्पादन 694 मिलियन टन हुआ। भारत के राज्यों की बात करें तो सन 2012-13 में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक गेहूं की उपज ली, जो 30.29 मिलियन टन रही। उसके बाद पंजाब 17.21 मिलियन टन और हरियाणा 12.68 मिलियन टन, मध्य प्रदेश 10.58 मिलियन टन, राजस्थान 9.32 मिलियन टन, बिहार 4.79 मिलियन टन, गुजरात 4.01 मिलियन टन और महाराष्ट्र 1.31 मिलियन टन रहा। भारत ने बांग्लादेश, अरब अमीरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड,
कतर, ओमान, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम देशों में गेहूं का निर्यात किया। गेहूं उत्पादन में लगभग 8% कटाई के दौरान नुकसान हो जाता है। उचित तरीकों को अपनाकर इस हानि को कम किया जा सकता है, जैसे दानों को तुरंत सुखाना, उचित साफ सफाई, कीटों और चिड़ियों का आक्रमण रोकना, अच्छी तरह साफ बोरों से पुलिंदा बनाना, वैज्ञानिक तरीकों, उचित नमी तथा कीट नियंत्रण विधियों को अपनाना, समुचित हवा का प्रबंधन तथा ढेरियों को समयबद्ध चरणों में हिलाना जिससे कीड़े आदि न लगे। इन विधियों को अपनाने से हानियों को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ गेहूं का प्रसंस्करण सही समय पर किया जाए तो हमारा नुकसान नहीं होगा। गेहूं प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले भूसी निकलना, छिलका उतरना, सुखाना और सफाई करना आदि क्रियाओं से गेहूं का मूल्य बढ़ जाता है और कटाई के बाद भंडारण के खर्चों को कम किया जा सकता है। गेहूं का अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि आटा, मैदा, सूजी और दलिया। गेहूं का आटा साधारण मिलों में तैयार कर लिया जाता है, जबकि मैदा, रवा और सूजी को रोलर मिल में बनाया जाता है। हमारे देश में लगभग 1100 बड़ी मिलें हैं और 3 लाख छोटी मिलें हैं। 2 प्रकार की मिल चलन में है। पहले प्रकार में पत्थर की चक्की के समान गेहूं की पिसाई होती है, जिसमें पूरा गेहूं चौकर यानी भूसी और अंकुर को एक साथ पीसा जाता है। दूसरे रोलर मिल में आधुनिक रोलर मिल से गेहूं की पिसाई होती है। इससे अधिक मात्रा में आटा प्राप्त होता है। किसानों के खेतों से लाया हुआ गेहूं बड़े गोदामों में संग्रहित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उत्तम दर्जे का गेहूं पिसाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। गेहूं की पिसाई होने से पहले कचरा, मिट्टी, कंकड़ अलग किए जाते हैं। इसके पश्चात गेहूं की पिसाई की जाती है। गेहूं से आटा बनता है, उसका वजन किया जाता है और बाद में थैलियों में पैक किया जाता है। आज की व्यस्ततम जीवन शैली के कारण प्रसंस्करण से बने उत्पाद दिनों दिन लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। आज परिवार के लगभग सभी सदस्य अपने कामों में व्यस्त है। ऐसे में तैयार गेहूं का आटा, सूजी और दलिया की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही देश के कोने कोने में गेहूं प्रसंस्करण के लिए कई कारखाने या मिल लगाए गए हैं, जिसमें इन उत्पादों को तैयार करने के लिए गेहूं की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये किसानों के लिए बड़े ही फायदे की बात है कि उनके खेतों में उपजे गेहूं आसानी से इन मिलों में बिक जाते हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा हासिल करने में सफलता मिलती है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। खेती में कामयाबी मिल पाना ये एक बेहद कठिन परिश्रम और लंबे समय के इंतजार का फल होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान की, जिन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत तो की है, साथ ही लंबे वक्त तक कामयाबी का इंतजार भी किया है। इनका नाम है विकास सिंह। इनका जन्म फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता खेती करते थे। विकास को भी खेत से बेहद लगाव था, लेकिन जब उन्हें भविष्य चुनने का मौका मिला तो उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। विकास सिंह ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अपने पिता के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। वो अपने पिता के साथ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम देखने लगे।
विकास सिंह अपने पिता के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेचैन थे। शायद उनकी ये बेचैनी अपनी जमीन और जड़ों से दूर होने की ही थी। ये बेचैनी उनके खेत की थी जो उन्हें अपने पास बुला रहा था। चारों ओर फैले खेत विकास को आवाज देते प्रतीत होते थे। फिर क्या था, विकास सिंह ने फैसला कर लिया कि माटी से जो रिश्ता है उसको निभाना है। विकास ने डेयरी फार्मिंग करने का मन बना लिया। विकास सिंह ने 7 गायें खरीद ली और जिस जमीन पर पहले केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, वहां दूध का काम शुरू किया। विकास सिंह का डेयरी फार्म खोलना एक व्यवसाय ही था, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर मकसद भी था। वो जानते थे कि आज के दौर में शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। वो खुद लंबे समय से दूध पीना छोड़ चुके थे। डेयरी फार्म के जरिए वो लोगों को शुद्ध दूध सप्लाई करना चाहते थे। विकास सिंह की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती। गायों को चारा देना, उनकी देखभाल विकास सिंह स्वयं करते थे। वो जानते थे कि इन गायों से ही उनके भविष्य का निर्माण होना है। इसीलिए उन्होंने डेयरी फार्मिंग के विभिन्न कार्यों को बड़ी ही बारीकी से किया। गायों से प्राप्त दूध को बाजार में सही तरीके से बेचना भी जरूरी था। विकास जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि वो उनकी डेयरी का ही दूध ले, ये काम मुश्किल तो था पर असंभव नहीं। विकास के मित्रों का एक बड़ा दायरा था जिन पर विकास सिंह को भरोसा था। विकास को ये भी यकीन था कि इस मामले में उनके मित्र उनकी मदद करेंगे। और दूसरा, विकास ने अपने दूध की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। विकास सिंह अपनी डेयरी पर जो भी दूध निकालते हैं, उसकी खास बात यह है कि वो मशीनों से निकाला जाता है। नई पद्धति से जुड़कर विकास सिंह ने अपने काम को एक नई गति दी है और वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनकी डेयरी का दूध इनके गांव के साथ साथ आसपास के गांव में जाने लगा है, जिसके लिए विकास ने अपनी डेयरी के प्रचार प्रसार पर खासा ध्यान भी दिया है। लोगों के घरों तक दूध पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया है। दूध निकालने के बाद विभिन्न चरणों से गुजरते हुए दूध डिब्बों में पैक हो जाता है। इन दूध के डिब्बों को गाड़ी में बड़े सलीके से रखवाया जाता है। किन किन घरों में दूध जाना है, इनकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद दूध की आपूर्ति के लिए विकास सिंह खुद ही गाड़ी लेकर निकलते हैं और लोगों के घरों तक दूध को पहुंचाते हैं। विकास सिंह अपने इस डेयरी फार्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इसके विस्तार के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा है कि वो देसी गायों के दूध को तवज्जो दें, क्योंकि वो जानते हैं कि देसी गायों का दूध ज्यादा शुद्ध और पौष्टिक होता है। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि दूध का वैल्यू एडिशन करके अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। वो निकटतम भविष्य में इस काम को भी अपनाकर अपनी वार्षिक आय बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षित विकास सिंह शिक्षा के फायदों से भी भली भांति वाकिफ हैं। वो मानते हैं कि शिक्षा इंसान को कोई भी काम बेहतर ढंग से करना सिखाती है। यही कारण है कि वो डेयरी फार्मिंग के सारे काम आधुनिक तकनीकों के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। किसान भाइयों बहनों, खेती में जल की महत्ता को हम सभी समझते हैं। ऐसे में अगर हम सीमित जल में अच्छी तरह से खेती के कार्य करें तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है हम सभी के लिए। इसी दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत भी की गई है। क्या कुछ खास है इस योजना में, कैसे आप इससे जुड़कर इससे लाभ ले सकते हैं, दिखाते हैं आपको। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर
खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारे ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे जल्दी से स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देखकर अहम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बता दें जरिया क्या है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।